वह आदमी राजकुमार राज के पास आकर खड़ा हो गया। प्रणाम महाराज, मैं आपको राज्य का गरीब किसान हूँ। मैं राजकुमार राज को 1000 मुद्राएं देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन राजकुमार राज ने जरूर हम सब पर बहुत ही उपकार किए हैं। महाराज, हम गरीब किसान अपने गांव से अनाज बेचने आए थे, लेकिन यहाँ के अन्न मंत्री ने हम लोगों से भारी राज्य कर मांगने लगे। हम लोगों ने जब इस बात का विरोध किया तो उन्होंने हमारा अनाज लेने से मना कर दिया। हम लोग बहुत ही हताश होकर किनारे पर बैठे हुए थे। हम सब बहुत ही परेशान हो रहे थे। तभी राजकुमार राज आए और उन्होंने हम लोगों से ऐसे बैठा देखा तो हमारी परेशानी की वजह पूछने लगी। हम लोगों ने अपनी समस्या राजकुमार राज से बताया। हमें नहीं पता था कि जिससे हम बात कर रहे हैं वे हमारे राजकुमार युद्ध देवता हैं। उन्होंने जब हमारी समस्या सुनी तो उन्होंने हमसे 100 मुद्राओं से थोड़ा अनाज खरीदा और अन्न मंत्री के पास पहुंचे और उन्होंने अपना अनाज बेचने को कहा, लेकिन उसने राजकुमार राज से रिश्वत और भारी कर देने को कहा। राजकुमार राज ने अपना पहचान उस मंत्री को बताया और उस मंत्री को उसके पद से हटाकर उसको कारावास में डाल दिया। उसकी वजह से हमें ईमानदार मंत्री को अन्य मंत्री बनाया। हम सब ने उस मंत्री को अनाज बेचा। उस अनाज से हमें अच्छे दाम मिले और कर भी हमें ज़्यादा नहीं देना पड़ा। महाराज, हम सभी गांव वालों ने मिलकर राजकुमार राज को एक एक स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं, तो सभी ने मिलकर राजकुमार को 1000 मुद्राएं हो पाई हैं। उसकी बात को सुनकर राज दरबार में जोरदार तालियों की आवाज़ गूंज उठी। राजकुमार राज की जय जयकार होने लगी। राजगद्दी पर बैठे थे राजा, उन्होंने बड़े ही गर्व से राजकुमार राज को देखा। वह बहुत ही अच्छे पुत्रों के पिता थे जो सब सर्वगुण संपन्न थे। राजकुमारी अरुंधति अपने स्थान से खड़ी हो गई और उन लोगों के बीच में जाकर खड़ी होगी। राजकुमारी की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप लोग अभी कहा कि मैंने आप सभी को प्रतियोगिता नहीं ली, शायद आप लोग भूल रहे हैं। मैंने कहा था इन 3 दिनों में आप लोगों से प्रतियोगिता ली जा सकती है, और साथ में ये भी कहा था आप लोगों को वीरता चरित्र का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? कुछ राजकुमार भोजनालय में जाकर अपना चरित्र मर्यादा भूल गए। वे अपने लक्ष्य को भूल गए कि वे किस लक्ष्य से आए थे। अगर वह इस तरह से अपनी मर्यादा और भोग विलास को खोते रहे तो अपने राज्य की बालिकाओं को सुरक्षित कैसे कर पाएंगे, जब खुद ही भोग विलास में विलुप्त हैं। ये कहते हुए राजकुमारी अरुंधति राजकुमारों की तरफ देखने लगी। उसकी बात को सुनकर सभी राजकुमारों ने अपने सिर नीचे झुका दिए। फिर वह उदयपुर, कोल्हापुर और राजकुमार राजा आदित्य अपने प्रतियोगिता का दूसरा भाग बहुत अच्छी तरह से सफल किया। तीसरे भाग में विवेक और बहादुरी का प्रमाण दिया। राजकुमार उदय लोगों को बचाने के लिए आप गए जरूर थे, लेकिन आपने बहादुरी का प्रमाण तो दिया, लेकिन एक जगह जाकर विवेक खो दिया। उन्होंने आगे न जाकर आधे ही रास्ते से वापस आ गए। इनका स्वरूप ये है कि आप अपने लक्ष्य पर, अपने सास को, अपने लोगों को बचाने की जो कोशिश थी उसे बीच में ही छोड़ दिया। वही राजकुमार राज ने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपनी प्रजा के बारे में सोचा। किसी और के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। और आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हमने आप लोगों को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया? अरुंधति कुछ देर रुकी, फिर आगे कहने लगी, राजकुमार आदित्य और कोल्हापुर के राजकुमार ने तो वे भी साहस नहीं दिखाया। राजकुमार आदित्य ने दूसरों से ज्यादा अपने और अपने लोगों के बारे में सोचा। हालांकि राजकुमार आदित्य इस राज्य के राजकुमार हैं, यहाँ की सारी जनता उनके बच्चे हैं। उनका परिवार कभी भी कोई अच्छा राजा तब तक नहीं बनता जब तक वह अपने बारे में ही सोचेगा। अरुंधति की बात को सुनकर सब लोगों ने अपना सर नीचे झुका लिया। अरुंधति ने राजा की तरफ घुमाकर कहने लगी और फिर सभी को पूरी घटना बताने लगी। राजकुमारी की अक्लमंदी और ऊंची सोच पर राजा बहुत ही प्रसन्न हो उठे और खड़े होकर ताली बजाने लगे। उनकी ताली बजाते ही दरबार में तालियों से भर गया। राजकुमारी नैन नफरत से पहलू बदल कर रही थी। तभी एक मंत्री उठा। इस प्रतियोगिता के विजेता राजकुमार राज रहे। राजकुमार राज के चेहरे पर खुशियां नाच रही थी। लाल वह प्रेम भरी नजरों से अरुंधति को देख रहा था, लेकिन अरुंधति के चेहरे पर कोई भावनाएं नजर नहीं आ रही थी। यही राजकुमार राज के लिए परेशानी का कारण बन गया। राजा अपने स्थान से उठे और तेज आवाज में घोषणा की कि मैं घोषणा करता हूँ कि आज के 1 माह के बाद राजकुमारी अरुंधति का विवाह राजकुमार राज से पुनः होगा। उसकी घोषणा सुनकर राजा की जय जयकार करने लगे। राजकुमारी ने राज को देखते हुए राजा से कहा, महाराज मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। फिर राजा की आज्ञा मिलते ही वे अपनी दासियों के साथ बाहर निकल गई। राजा अपने स्थान से उठा और सीढ़ियों से उतरकर राजा देवराय के पास सामने जाकर खड़ा हो गया। देवराय, आपको शुभकामनाएं, आप फिर से हमारे रिश्तेदार बन गए। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अरु की माँ का चेहरा उतर गया था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी आरु का विवाह महल में है और फिर से उसे वही सब झेलना पड़े। महाराज क्षमा करें, लेकिन मुझे आपसे वचन चाहिए। अरु की माँ ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए राजा से कहा। रानी और राजा उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। ये पहली बार था कि अरु की माँ ने उनसे बात की थी।
उन्होंने आज तक उनसे कोई भी बात नहीं की थी। आप क्या चाहते हैं? ये कहते हुए राजा अपने स्थान पर बैठ गए। महाराज, आपको वचन देना चाहिए। राजकुमार राज से अरु का विवाह होने के बाद अरु की सुरक्षा के लिए हम नहीं चाहते कि हमारी पुत्री वह फिर से सहे जो उन्होंने पहले सहा है। आज एक डरी हुई गृहिणी नहीं बल्कि आज एक माँ बोल रही थी। उनके शब्दों में अपनी पुत्री के लिए डर था जो सभी ने महसूस किया। देवराय अपनी पत्नी को देख रहे थे कि पहली बार जो इस तरह से किसी के सामने बिना डरे हुए बात कर रही थी। रानी रूपमती अपने स्थान से खड़ी हुई और सीढ़ियों से उतरते हुए उनके पास जाकर खड़ी होगी और अरु की माँ के हाथों में हाथ रखते हुए कहने लगी, हम वचन देते हैं हम राजकुमारी अरुंधति को वो सब नहीं सहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अरु की माँ ने ठंडी सांस भरी। आदित्य और सभी राजकुमार उदास से सभी दरबार से बाहर निकल गए। बाहर आकर देखा राजकुमारी अरुंधति अपनी दासियों के साथ खड़ी थी। उन लोगों को आते देख कर राजकुमारों के सामने खड़ी होगी और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हम आपसे क्षमा मांगते हैं अगर आप सबको हमारी वजह से जरा सी भी मन को आपको ठेस पहुंची हो तो। तभी उदयपुर के राजकुमार ने कहा, नहीं राजकुमारी, बल्कि हमें सो आपसे प्रेरणा मिली कि हम लोग कहाँ गलत थे। हमें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, बल्कि हम सबको क्षमा करें, हम लोग अपने लक्ष्य से भटक गए थे। अब हमें समझ में आया अच्छा राजा कैसे बन सकते। उसकी बात पर सभी राज्य के राजकुमारों ने हाँ में हाँ मिलाया। अब हम सबको आज्ञा दे, हम लोग अपने राज्य में प्रस्थान करें। ये कहकर सभी राजकुमार वहां से चले गए। राजकुमारी अरुंधति उन सबको जाता हुआ देख रही थी। रात का समय अरुंधति अकेले पहाड़ियों की ऊंचे टीले पर पैर लटकाई हुए बैठी थी, आसमान को देख रही थी। यह वही स्थान था जहाँ पर राजकुमार राज अरु को 2 दफा ला चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी। उनके लंबे बाल पत्थरों पे बिखरे हुए थे। उसके माथों पर बाल हल्के हल्के गिरे हुए थे जो हवा में इधर उधर हो रहे थे। उसकी चुनरी हवा के साथ लहरा रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। ये यहाँ क्या कर रही हो? ये कहता हुआ कोई आदमी उसके पास आकर बैठ गया। अरु ने अपना सर घुमाकर उसके बगल में देखा कि राजकुमार राज उसके बराबर में आकर बैठा हुआ था। बस कुछ नहीं, कुछ देर शांति से रहना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये कहते हुए अपने स्थान से उठी और वापस जाने लगी। राजकुमारा जल्दी से उठा और जाकर पीछे से अरुंधति को पकड़ लिया और अपने आप से लगाकर उसकी गर्दन से अपना चेहरा रगड़ते हुए कहने लगा, आप हमें देखकर प्रसन्न नहीं हुई? क्या आप हमसे विवाह नहीं करना चाहती? अरुंधति ने अपने आप को उससे छुड़ाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। उसकी बात को सुनकर राजकुमार राज ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उदासी दिख रही थी। राजकुमार राज ने अपने आप से थोड़ा अलग करते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों लग रही है? मैंने आपको कभी इतना उदास नहीं देखा। राजकुमार के इतने प्रेम से बोलने अरु की आंखों में आंसू आ गए। वह उसके सीने से जा लगी। अरु ने दोनों हाथ उसकी कमर पर कसकर लपेट लिया और शीशक पड़ी। राजकुमार राज परेशान हो उठा। उसने अरुंधति को इतना लाचार कभी भी नहीं देखा था। राज ने उसे गोद में उठाया और लेकर टेंट में चला गया। जाकर बिस्तर पर बिठाते हुए पूछा, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों दिख रही है? मैंने आपको कभी भी इतना उदास नहीं देखा है। आज अरु ने उसे किसी चीज के लिए भी मना नहीं किया। आज वह टूटी हुई लग रही थी। उसने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, राजकुमार, कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपने जिसके लिए सारा जीवन निछावर कर दिया हो? राजकुमार, कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपने जिसके लिए सारा जीवन निछावर कर दिया हो, जिस चीज को सजाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने ही प्राणों की भी चिंता न की हो, आपने एक पल के लिए उस चीज़ को दिया और बाद में आपको पता चले कि वह चीज़ आपकी सजाई हुई किसी ने अपने हाथों से तोड़ दी और बर्बाद कर दी, तो आप क्या करेंगे? आप चीज़ को दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा। राजकुमार उसके दोनों हाथों पर हाथ रखते हुए कहने लगा। अरुंधति राज के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये इतना आसान है? हाँ, क्यों नहीं। एक उमंग साथ एक नई चुनौती उस चुनौती की तरह लेना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी को कहते हैं। हर एक दिन नई चुनौती का सामना करना ही पड़ता है, तभी हमें मनुष्य होने का आभास होता है। अगर जिंदगी में कोई चुनौती न हो, कोई परेशानी न हो, तो हम लोग मरे हुए के भी समान होंगे। हम लोगों का जीवन नीरस हो जाएगा। बस अपने आप में हिम्मत रखो और उस चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए राज ने अरुंधति की तरफ देखा, जो उसकी बात को सुनकर कुछ सोच रही थी। हाँ, मुझे हिम्मत करनी चाहिए, मुझे फिर से सब सही करना है। हाँ, मुझे हिम्मत करनी है, मुझे फिर से सब सही करना होगा। बेशक मेरे माता पिता ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया हो, तो क्या हुआ? इस युग के माता पिता मुझे अपने से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। जो प्यार मुझे अपने भाई से मिलना चाहिए था, मुझे इस युग में भाइयों से मिला। ईश्वर हर एक पल को जीने का मौका दे रहा है। इस चीज़ से उदास नहीं होना चाहिए। मुझे नई चुनौतियों के तौर पर सभी चीज़ों को भी ठीक करना होगा। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर चमक आ गई और वह मुस्कुरा दी। उसको मुस्कुराता हुआ देख राजकुमार राज के अंदर जैसे प्राण आ गए। वह भी खुलकर मुस्कुरा दिया। राजकुमार राज को उसे पहले की तरह देखकर उसके दिल में बहुत ही शांति मिल रही थी। वह पहले की तरह हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे मुस्कुराने से सारा वातावरण मुस्कुरा दिया हो। और राज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब आप हमारी होने वाली पत्नी है। अपनी मंगेतर का हाथ पकड़ने का अब हमें पूरा हक है।
लेकिन मैंने कब कहा मैं आपसे विवाह करूंगी। अरुण ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा नहीं करोगी? राजकुमार राज ने उसे दोबारा पूछा। हाँ नहीं करूंगा। राजकुमार ने एक बार फिर कहा। फिर से कहो। राजकुमार राज उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। अरुंधति ने राज को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा यह बात है। उसे बिस्तर पर धकेल दिया और ऊपर आ गया। ये आप क्या कर रहे? कृपया मेरे ऊपर से हटे। राजकुमारी ने तब राज को अपने ऊपर देखा तो घबरा कर उसे एक तरफ धकेलने लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। नहीं हट रहा। राजकुमार राज अपने शरीर का और भार उसके शरीर के ऊपर डालने लगे। ये कहते हुए राजकुमार राज की नज़र लगातार अरु के होठों पर थी। अरु ने देखा राजकुमार राज की नज़रें किधर हैं तो उसे शरारत सूझी। उसने राजकुमार राज की कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए पेट में गुदगुदी करने लगी। कुछ देर में राजकुमार राज और अरु की हंसी पूरे टेंट में गूंज उठी। वही राजकुमारी नैन के कमरे में उसकी दासी डरी हुई खड़ी थी। राजकुमारी, ये क्या करना सही होगा? अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मुझे ये करना ही होगा। राजकुमार नैन अपने बिस्तर से लेटी हुई अपने चारों तरफ जालीदार पड़े हुए थे। राजकुमार नैन, आप अच्छी तरह से सोच लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये चाल हम लोगों पर उल्टी पड़ जाए। दासी सहमी हुई घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर पसीना था। राजकुमारी जो उसे करने को कह रही थी वह किसी तरह से मर्यादा में नहीं आता था, लेकिन वह थी तो एक दासी, उससे तो फिर अपने मालिक की आज्ञा को मानना ही था, चाहे वह कितनी भी अनुचित कैसे ही न हो। जैसे मैंने कहा वैसे ही करो। राजकुमारी नैन की आवाज़ में क्रोध झलक रहा था। उससे दासी ने अपना सर उठाकर बाकी दासियों को देखा जो सर झुकाए हुए किनारे खड़ी थी। उस दासी ने बाकी दासियों को मसाल बुझाने का इशारा किया। एक मसाल को छोड़कर बाकी मसाल को बुझाकर सब बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद दासी एक सुंदर और मजबूत मसल वाले आदमी के साथ आती हुई दिखाई दी। वह दासी उस आदमी को वहीं छोड़कर सर झुकाकर बाहर चली गई। वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ। नैन ने एक मनमोहक तरीके से उस आदमी को अपने पास बुला लिया। वह आदमी डरा हुआ करते हुए धीमे कदमों से उसके पास आया। राजकुमारी नैन, ये ठीक नहीं है। मैं तो सिर्फ एक मामूली सी सिपाही। अगर किसी को पता चला तो मेरे प्राण भी जा सकते हैं। वह आदमी डरा हुआ, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह भी आदमी कब तक उसका इनकार कर सकता था? एक सुंदर राजकुमारी का सुगंधित शरीर कैसे छू रहा, वह अपने आप को नहीं रोक पाया।